फ्रांस में होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। राहुल गांधी के बयान से सियासत गरमाई। राहुल गांधी बोले 2024 में नहीं हारी कांग्रेस, 29 में बनेगी सरकार। असम सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से अधिक उम्र वालों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। और वहीं फ्रांस में होने जा रहे G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होगी और ये मुलाकात समिट के अंतिम दिन 17 जून को निर्धारित है। दुनिया में चल रही विभिन्न चुनौतियों के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और बैठक में व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के पास अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों के मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने गल्फ में अमेरिकी नौसेना के हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर हुई इस बातचीत के बारे में विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है। बातचीत में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के हमलों के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी और उन्होंने कहा कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने वाली ऐसी घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। बता दें कि इसी हफ्ते बुधवार को ओमान के पास ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। और वहीं दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ते जा रहे। DERC ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली में जून 2026 से बिजली दरों में 1% से बढ़ाकर अब 3.30% तक बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो हर महीने 500 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं और ऐसे उपभोक्ताओं की जून महीने के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं 0 से 200 यूनिट और 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर फिलहाल इसका असर नहीं होगा। राष्ट्रीय निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल के रानीगंज में यूनिटी ऑफ रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रानीगंज थाना परिसर से हुई, जिनमें सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और इस मौके पर एसीपी, विधायक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर आजमगढ़ में चर्चा तेज हो गई है और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर कुछ लोगों की ओर से आपत्तिजनक और अनुचित टिप्पणियां की गई। जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संबंध में FIR दर्ज किए जाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाए, चाहे वो किसी भी परिवार से क्यों ना हो। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
बेटी बेटी होती है, और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। और उन्नाव के गगनखेड़ा में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सद्भावना मंडप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक अभिनंदन समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के तहत कई विकास कार्य कर रही है और प्रदेश में 1000 से अधिक परियोजनाएं भी पूरी की जा चुकी है। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हारने पर विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है। देखिए, मैंने बताया कि 1000 से अधिक प्रोजेक्ट 2022 से लेकर अब तक, 17 से 22 नहीं कह रहा हूँ, 17 से और 26 तक देखेंगे तो बहुत लंबी संख्या में हमारे डिपार्टमेंट ने बनाया है। 22 से लेकर अब तक 1000 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं और निश्चित तौर पे ये विकास का काम निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा। मंत्री जी, अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा और रोजगार के लिए सरकार क्या नए कदम उठा रही है? देखिए, अल्पसंख्यक छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, इसके लिए उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा रहा है, उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है। स्टार्टअप में आप देखिए बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ओवरऑल हम समाज के जितने भी नौजवान हैं, उन नौजवानों के उन्नति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के महोबा में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री मनोहर लाल पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। मंत्री मनोहर लाल पंत ने मोदी सरकार के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और कई योजनाएं सफलतापूर्वक लागू भी की गई है। सबका सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी होंगे जो रात दिन मेहनत करके केवल 4 घंटा सोते हैं और 20 घंटा काम करते हैं। मानवर पत्रकार महोदय, हमें खुश होना चाहिए कि आप हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे मित्र भी हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। कानपुर के दबौली इलाके में सार्वजनिक संपत्ति को लेकर विवाद के बाद एक पार्षद पति पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। सरकारी सबमर्सिबल पंप और पानी की टंकी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पार्षद पति सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का विरोध कर रहा था, जिससे नाराज दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उनका गला दबाया और सड़क पार गिराकर मारपीट भी की। इस मामले में बिंदा निगम, सोनू त्रिपाठी, मोनू त्रिपाठी सहित 3 से 4 अज्ञात लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डाक खाने वाले मोहल्ले में एक नगर निगम विधायक जी से कही गई टंकी लगवाई थी सामान, जो पिछले 1 माह से वहाँ के कुछ लोग बिंदा निगम और 3-4 लोग कब्जा करे थे, व्यक्तिगत पानी चलाते थे। जिसकी शिकायत आने पे मोहल्ले पे जब गया तो पैनल की वो सब कब्जा कर रहे थे, जिसको मैं हटवा के जहाँ मेरी टंकी थी वहाँ करवा रहा था। हमारे ठेकेदार भी वहाँ पे आ गए थे, खड़े हैं सीलू। जब ये हटवाने लगे तो इन लोगों ने मिलकर विवाद किया, हमला किया हमारे ऊपर मारने को। कब्जा कर रहे थे तो बोले पानी भरेंगे, तो अभी लोग नहीं हो, किसी को नहीं भर रहे थे। तो आपके साथ मारपीट हुई है? मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी और प्रयास भी किया। मेरे ऊपर 6-7 लोगों ने हमला किया। और वहीं पटना में दूसरे ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किए और इस दौरान 100 से अधिक आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारत और विदेश की दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। और इस मौके पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कृषि, स्टार्टअप, यूरिया उपलब्धता और नई नर्सरी नीति पर जोर दिया। देखिए, लालू जी अपनी संस्कृति संस्कार के अनुसार अगर जो उत्सव मना रहे हैं, गान बजान कर रहे हैं, इसमें आपत्ति की कहाँ जगह है? अपने संस्कृति संस्कार के अनुसार वो नाच गान कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? सबका अपना अपना स्वभाव और व्यवहार से खुश होने का अवसर है।
और वहीं मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने 419 किलो गांजा बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा नेपाल से भारत लाया जा रहा है और जयनगर डीएसपी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में टीम ने गांजा लदी पिकअप को रोककर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उस दौरान 112 पुलिस वाहन के संलिप्त होने की बात भी सामने आने के बाद जांच अब तेज कर दी गई है। देखिए, गुप्त सूचना के आधार पे एसटीएफ के साथ मिलकर मधुबनी पुलिस ने आज बासोपट्टी थाना क्षेत्र में 419 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की है। एक पिकअप पकड़ा गया है, उसके ड्राइवर खलासी अरेस्ट हुए हैं और एक व्यक्ति जो लाइनिंग कर रहा था वो भी अरेस्ट हुआ है। तो इसमें कुल मिला के जो मेन अभियुक्त है विनोद सहनी, उसके अलावा इसमें कुल करीब 3 गिरफ्तारियाँ और हुई हैं। टोटल 4 गिरफ्तारी हुई हैं। लेकिन इसकी जांच में ये पता चला कि जो थाने की डायल 112 की टीम थी उसके ड्राइवर की भी संलिप्तता इसमें पाई गई है। उसके प्रमाण भी हम लोग को मिले हैं और ये सूचना मिलने के बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन पर गया था, वहाँ जाके जांच की थी। तो जो डायल 112 का ड्राइवर है उसका भी नाम एफआईआर में डाला गया है और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है इसमें। इसके अलावा जो डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी थे वो भी ड्यूटी से गायब थे उस समय, उनको भी सस्पेंड किया है मैंने। और असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के In-32 विमान हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के युवा वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद हो गए। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले ही दानिश की अपने परिवार से फोन पर बात हुई थी और इस दुखद हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। हम तो रहे ना, हम तो पलान पर एसपीसी में काम कर दिला। मुझे हमारे खबर गई आदमी लेके आइला तभी ये सुना तनी चाहिए सुना सा हो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार रांची के पास तमाड़ स्थित मां देवड़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति और जनता के कल्याण की कामना की। इस दौरान गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी उनके साथ मौजूद रही। अब ये सवाल का जवाब ही बहुत विचित्र है। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा विचित्र है। ऐसे जगहों पर आना नहीं आना ये कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आप सबको पता है कि ये मंदिर की महत्ता क्या है और पूरे देश में मंदिरों की क्या महत्ता है, सभी पूजा घरों की क्या महत्ता है। श्रद्धासुमन सभी लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं, जाहिर थान में मत्था टेकते हैं, सरना स्थल में अपना मत्था टेकते हैं। कहीं ना कहीं मानव सभ्यता अपने आप को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए अपना एक स्थान सुनिश्चित करता है और वो स्थान कहीं मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार आ चुके हैं और कितनी बार आएंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। बोकारो में वन विभाग ने तुलबुल और डेढ़े क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर छापेमारी में लुगुबुरु पहाड़ से अवैध कटाई का खुलासा हुआ। जांच में कोई वैध कागजात नहीं मिले। विभाग ने 5 ट्रैक्टर लकड़ी जब्त की और आरा मिलों को सील किया और इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर वन अपराध में मामला भी दर्ज किया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में बेमिसाल 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान के तहत एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जनादेश प्राप्त करके और निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री के रूप में लगातार लंबे समय तक 12
साल लगातार काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं और वो दीर्घायु हों और इसी तरह से देश की सेवा करते रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में 12 साल बेमिसाल, 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के और 12 साल जन कल्याण के, ऐसा हम लोग पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश में और प्रदेश में। तो और विदिशा जिले के सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश रसीले पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मामला सामने आने के बाद एसपी रोहित केशवानी ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित कर दिया गया। मुकदमा कायम हुआ था परसों के दिन, जिसमें एक युवती के द्वारा 69 जो है उसकी धारा के आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में विधिवत तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको जांच में लिया गया, उसमें एफआईआर की गई और सभी उसके फैक्ट वेरीफाइड किए गए और प्रकरण में जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको विधिवत न्यायिक परीक्षा में लिया गया है। विधिवत विवेचना इसमें की जा रही है। और वहीं देवास जिले के जिनवानी रेंज के भील आमला गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गए वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। कार्रवाई के दौरान करीब 100 से अधिक लोगों ने टीम पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में आधा दर्जन वन कर्मचारी घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारियों से पैसे मांगने और मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चेतन गंगेली, इरफान खान और अंजुल सुल्लेरे के रूप में की गई है। आरोप है कि गरौली रोड पर काम कर रहे कर्मचारियों से जबरदस्ती पैसे मांगे गए और मना करने पर मारपीट की गई और साथ ही संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। इस मामले में थाना नौगांव में केस दर्ज किया गया है। थाना नौगांव क्षेत्र में टेलीकॉम कंपनी की लाइन बिछाने के दौरान उनसे पैसों की बात पर विवाद किया गया, पैसा मांगा गया और मारपीट की गई। इसमें 3 आरोपी मोहित गंगेले, इरफान खान और अंजुल सुल्लेरे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट पेश किया गया। इन लोगों के पूर्व से भी अपराध में लिप्त होने की सूचना है और इनके अपराध हैं, उसी के आधार पर और इस घटना के आधार पर इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया, जहाँ से वो जेल में। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।